Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए CDP पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की क्लासेस देखिए आप लोगों की चल रही हैं। 8 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। 9th क्लास आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए पेपर 2 की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। पेपर 1 की क्लास भी आप लोगों की जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि देखिए कंटेंट तो आप लोगों का सेम ही है, लेकिन चीज़ें क्या होंगी आप लोगों को देखिए अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। तो दोनों ही पेपर के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। देखिए साथ साथ मैं आप लोगों को देखिए ये चीज़ भी बताती जा रही हूँ कि कौन से वर्ड आप लोगों के पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव है, किन किन चीज़ों का आप लोगों को एग्जाम में ध्यान देना है, ठीक है, किस तरीके से आप लोगों को ऑप्शंस नेगलेक्ट करने हैं। स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। तो देखिए जब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम की, तो देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि ना तो हम सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रख करके चीज़ें करते हैं, ना ही टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होती है, ठीक है, ना ही पैसिव होती है। देखिए पैसिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। जहाँ पर भी आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा एक्टिव, ठीक है, एक्टिव होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चों के बीच में, ठीक है। जहाँ पर एक्टिविटी होगी, गतिविधि होगी, वही क्या होगा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा प्रगतिशील कक्षा के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए निष्क्रिय आप लोगों को दिख रहा है, नेगेटिव है, तो आप इसको काट देंगे। सिर्फ परीक्षा उन्मुख हो ये भी गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी एवं कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। देखिए कठोर पाठ्यचर्या का पालन नहीं करना है, ठीक है, ना ही फिक्स्ड करिकुलम का। देखिए फिक्स्ड करिकुलम जो होता है, जहाँ पर भी फिक्स्ड वर्ड होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, देखिए मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए। देखिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या फिर स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन, इन सब का भी आप लोगों को यूज़ नहीं करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। हतोत्साहित करें, देखिए डिस्करेज नहीं करना है बच्चे को, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को दिख रहा है एनकरेज, जहाँ पर भी लर्निंग को एनकरेज करा जाता है, हाउ टू लर्न, किस तरीके से सीखेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट दिया गया है, विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता एवं अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है आप लोगों को, देखिए विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है, तो देखिए अवास्तविक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते, देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते, तो देखिए ये अनुमान भी आप लोगों का गलत हो जाता है, ठीक है, ये भी क्या है, नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता है। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, देखिए ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा कि शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं, तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो क्या करें, शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता होती है, इसके अलावा अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट सही हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ सही हैं, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों को सही सुमेलित कीजिए। देखिए ये तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है संवेदी चालक अवस्था, इसमें क्या दिया गया है, नाटक के खेल में संलग्न, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगनात्मक तर्क में सक्षम। अब देखिए यहाँ पर जो बात की गई है किस चीज़ की, सबसे पहले संवेदी चालक अवस्था, तो देखिए यहाँ पर सेंसरी चीज़ों को, ना कि नाटकीय खेल में संलग्न हो जाता है बच्चे, तो देखिए ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चे का सिर्फ सेंसरी पोर्शन यहाँ पर क्या होता है, डेवलप हो पाता है।
पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व, देखिए वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो संवेदी चालक अवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है, ना कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, देखिए क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, देखिए ये इस स्टेज में नहीं आता है, ये भी गलत होगा। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, देखिए यहाँ पर जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग होती है, थिंकिंग होती है, ये क्या हो जाती है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही मिलान है। इसके अलावा देखिए तीनों ही क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिवर्स नहीं कर सकते हम एक्शन को, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट गलत हैं, किसको छोड़ करके, ऑप्शन नंबर 4 को। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? तो देखिए कौन सी प्रक्रिया जरूरी होती है जीन पियाजे के अनुसार? अनुकूलन, पुनर्वलन, पूर्वाभ्यास या फिर कलन विधि। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए ना तो ये पुनर्वलन की बात करते हैं, ना ही पूर्वाभ्यास की बात करते हैं और ना ही कलन विधि की बात करते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? तो वो होता है अनुकूलन, एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? देखिए जब बात करते हैं हम अंतःक्रिया की तो इंटरैक्शन की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं, लेव वाइगोत्स्की करते हैं, बीएफ स्किनर करते हैं या फिर नॉम चॉम्स्की करते हैं? तो देखिए अंतःक्रिया की बात कौन करते हैं? तो वो है लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल होता है? देखिए जब बात करें हम मैथमेटिकल की, जहाँ पर भी गणित की बात होगी वो क्या हो जाएगा? गणितीय बुद्धि से संबंधित हो जाएगा। अब देखिए छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल, स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल हो, लय ताल, देखिए ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पिचो स्वरों, ये भी यहाँ पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करेंगे किस चीज़ की, गणित की, तो देखिए गणित में वर्गीकरण भी होता है, पैटर्न भी होते हैं, विचारों के बीच संबंध भी होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके कॉन्टेक्स्ट में? तो देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा ये तीनों ही पॉइंट क्या हैं यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि स्थानिक की यहाँ पर बात नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अभिकथन ए दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। देखिए मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि मानकीकृत चीज़ों का आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम का, इन सब चीज़ों का आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभिकथन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सामाजिक शिक्षा का जो समावेशी शिक्षा है इसका उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? मतभेदों को समाप्त करना है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका उद्देश्य देखिए मतभेदों को खारिज करके सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? देखिए सबको एक साथ लेकर के आना, चाहे वो वंचित पृष्ठभूमि से हो, ठीक है, विकलांग को, कुछ भी, तो वो क्या होता है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। यहाँ पर ये नहीं कि मतभेदों को खारिज करेंगे आप, कि मतभेदों को खारिज करके आप क्या करेंगे? सभी को समान बनाने की दिशा में काम करेंगे, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? तो देखिए रसोई से मिठाई उठाने से वो डर रही है, इसका मतलब उसके अंदर क्या डर है? पनिशमेंट का। ठीक है, किस चीज़ का डर है? कि वो पनिश होने से डर रही है। और पनिशमेंट की जो स्टेज है वो कौन से लेवल में आती है? तो वो आती है फर्स्ट जो लेवल होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? संवाद की होती है, व्याख्यान की होती है,
सजा की होती है या फिर पुरस्कार की होती है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, तो देखिए ना तो यहाँ पर व्याख्यान की बात करते हैं, ना ही सजा की बात करते हैं और ना ही पुरस्कार की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संवाद। ठीक है, क्या हो जाएगा, संवाद। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदित निर्देश लागू करें, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें या फिर बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। देखिए जो बहिष्करण प्रथाएं हैं उनका आप बच्चों को अभ्यास कराओगे तो ये तो देखिए गलत है, नेगेटिव है। मानकीकृत मूल्यांकन ये भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। विभेदित निर्देश लागू करना या फिर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करना, तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है पॉइंट सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। सिर्फ जो डी कंटेक्चुअलाइज करिकुलम है इसको हम फॉलो करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2। जब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या होता है, ये सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्न में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है, परवरिश की शैलियाँ, आनुवांशिक ढांचा, विद्यालय अनुभव या फिर व्यक्तिगत रुचि। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए जो बच्चे का वृद्धि और विकास है उसको ये सारे ही कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। परिवेश की शैलियाँ भी करती हैं, आनुवांशिक संरचना भी करती है, विद्यालय का अनुभव भी करता है और व्यक्तिगत रुचि भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभिकथन ए दिया गया है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। तो देखिए ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल गलत है। एक दर से नहीं गुजरते हैं, ठीक है, ना ही एक तरीके से उनका विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकथन ए जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी, देखिए बहुआयामी होता है ना कि एक आयामी, दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। देखिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के थिंकिंग करना किसको कहते हैं, लो लेवल थिंकिंग। देखिए लो लेवल थिंकिंग तो नहीं होती, कन्वर्जेंट नहीं होती, ठीक है, रिजिड थिंकिंग नहीं होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए आप लोगों को लगा डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्स क्या हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम लोग चीज़ों को सोच रहे हैं। कन्वर्जेंट मतलब देखिए कन्वर्जेंट एक ही जगह आके रुकना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों का यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आकलन क्या होता है, आकलन को अधिगम की दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। आकलन को सिखाने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले, बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा, तो देखिए आकलन जो है अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। तो देखिए ये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, तो देखिए ये भी गलत है। सीखने से जोड़ना है तभी तो आकलन कर रहे हैं। बच्चों को समान क्षमता समूहों में, देखिए समूहों में बच्चों को नहीं बांटना। ठीक है, यहाँ पर समूह में नहीं बांटना, तो कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, एक आयामी और रैखिक होते हैं, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारणों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सर तक आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा, देखिए पैर की उंगली से, देखिए हेड टू टो तो सुना था, ठीक है, हेड टू टो तो सुना था लेकिन टो टू हेड तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक आयामी होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है, सार्वभौमिक समान गति से होता है, तो देखिए समान गति से नहीं होता, दर समान नहीं होती है। तो देखिए तीनों ही पॉइंट गलत हैं। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभिकथन ए दिया गया है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। देखिए जो समाजीकरण है वो बच्चे के परिवार से ही शुरू हो जाता है। तो देखिए ये तो यहाँ पर
गलत हो जाएगा। स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एकमात्र, देखिए एकमात्र संस्था नहीं है, द्वितीयक समाजीकरण संस्था है लेकिन एकमात्र संस्था नहीं है। तो देखिए ये भी क्या है यहाँ पर गलत है, दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। देखिए शिक्षा में समावेश की अगर हम लोग बात करें, विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही होगा। देखिए विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रावधान, देखिए समावेशी शिक्षा सबको एक साथ लेकर के आती है, ठीक है। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, देखिए ये बिल्कुल सही है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान दिया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, देखिए केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी नहीं होती है, अलग अलग वर्गों का प्रावधान ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या फिर सीखने निष्क्रिय रूप से होता है, स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है या फिर परीक्षा केंद्रित होता है। तो देखिए ना तो परीक्षा केंद्रित होता है, ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, ना ही निष्क्रिय रूप से होता है, बल्कि क्या होता है, इसका जो स्वरूप होता है वो सामाजिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं या फिर पुनर्वलन एवं सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। तो देखिए अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत हैं वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं, जानकारी के स्मरण, देखिए आप लोगों को स्मरण मेमोराइज नहीं करना है, प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देश की भूमिका पर जोर देते हैं, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं या फिर पुनर्वलन, देखिए पुनर्वलन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता, ना ही सिर्फ शिक्षक की भूमिका पर जोर होता है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। भय उत्पन्न करके, देखिए बच्चों में डर तो उत्पन्न नहीं करना है, तनाव भी उत्पन्न नहीं करना है, सामग्री को निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय जहाँ पर होगा नेगेटिव होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके, उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है। व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या, चक्रीय पाठ्यचर्या या फिर पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए विफलता के लिए जिम्मेदार कौन होता है, ना तो व्यक्तिगत पाठ्यचर्या होती है, ना ही संदर्भित पाठ्यचर्या होती है, ना ही चक्रीय पाठ्यचर्या होती है। कौन सा होता है, तो वो होता है पाठ्यचर्या का मानकीकरण। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति इनमें से कौन सी नहीं है। प्रकार्यात्मक आवबत्ता, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वभावानुभाविक या फिर कलन विधि। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव पूछा गया है तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव जो होगा पश्चगामी कार्यकारी युक्ति भी, ये भी बिल्कुल सही है, स्वभावानुभाविक ये भी बिल्कुल सही है, कलन विधि ये भी सही है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 प्रकार्यात्मक आवबत्ता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। बारंबार अभ्यास पर जोर देना, देखिए अभ्यास बार ड्रिल आपको नहीं कराना, निष्क्रिय अनुकरण ये भी गलत है, भौतिक पुरस्कार देकर ये भी गलत है, खोज और अन्वेषण द्वारा, देखिए जब आप बच्चे को डिस्कवरी करने के लिए देंगे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। देखिए कौन सी नहीं है पूछा है। सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, उपयुक्त समायोजन या फिर मानकीकृत निर्देश। देखिए जहाँ पर भी मानकीकृत होता है ना, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव पूछा है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए प्याजे और वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है। अनुसरण द्वारा,
निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलन और पुनर्वलन द्वारा, या फिर एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर। तो देखिए कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार जो सीखना है वो क्या होता है, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या किया जाना चाहिए। हतोत्साहित करेंगे, देखिए डिस्करेज तो आप लोगों को नहीं करना, सुसाधित करेंगे, खारिज करेंगे, फिर दंडित करेंगे। बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी, खारिज नहीं करना, बल्कि क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, सुसाधित करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है। तो देखिए कौन सी चुनौतियों से संबंधित है। जो पठन वैकल्य होता है सुनने से होता है, पढ़ने से होता है, बोलने से होता है, या फिर बोलने एवं सुनने से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए जो पठन वैकल्य है वो किससे होता है, रीडिंग स्किल से होता है, पढ़ने से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो देखिए तनाव की, शर्म की, हीनता की, या फिर संतुष्टि की। तो देखिए जब विद्यार्थी भावना का अनुभव करते हैं, जब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वो कब पड़ता है, जब बच्चा सेटिस्फैक्शन के साथ पढ़ता है, संतुष्टि के साथ पढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अभिकथन ए दिया गया है, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि मीडिया जो है वो किशोरावस्था में बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट है, देखिए तर्क दिया गया है, मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। देखिए शक्तिशाली प्राथमिक संस्था नहीं है, बल्कि क्या है, जो मीडिया है वो प्राइमरी संस्था नहीं है, सेकेंडरी संस्था होती है। ठीक है, क्या होती है, सेकेंडरी संस्था होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, जो आंसर की मैंने आप लोगों की देखी है, जो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की में देखिए सीटेट की तरफ से जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने क्या माना है कि जो किशोरावस्था की किसकी पूछी गई, देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा गया है, देखिए यहाँ पर एडोलसेंस की बोली गई है कि जो मीडिया है वो पावरफुल प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की, एडोलसेंस की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों ही यहाँ पर पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर माना गया वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए आज की जो क्लास है वो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।